रुचि की शादी एक सरकारी नौकरी वाले लड़के से तय हो जाती है जो बहुत अच्छा खासा कमाता था। ये देखकर रुचि की बड़ी भाभी चारू और छोटी भाभी नीतू रुचि से कहती हैं, किस्मत वाली हो ननद जी आप। क्या भाभी, कैसे किस्मत वाली हूँ? सबकी शादियाँ होती है, वैसे ही मेरी हो रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात शादी होना नहीं है, बल्कि सरकारी नौकरी वाला पति मिलना है। अब ऐसी किस्मत हमारी तो है नहीं, तभी तो कहा कि तुम बड़ी किस्मत वाली हो। मैंने तो सुना है कि सरकारी कर्मचारी के घर में किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होती, सब कुछ भर भर के होता है। ननद जी, तुम तो वहाँ ऐश से रहोगी। आप दोनों की बात सुनकर मैं भी सोचने लगी हूँ कि क्या सच में मेरा ससुराल इतना बड़ा और अमीर होगा? इसमें सोचना क्या है? अरे ये तो पूरी दुनिया ही कहती है कि स्कूल भले ही सरकारी हो या ना हो, लेकिन अगर पति सरकारी नौकरी वाला मिल जाए तो आगे के जीवन के लिए कोई परेशानी नहीं होती। माँ ने इतने लड़कों को देखने के बाद तभी तो इस लड़के को मेरे लिए पसंद किया, ताकि मुझे शादी के बाद पैसों के मामले में कोई परेशानी ना हो। हाँ। रुचि अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद रुचि की शादी हो जाती है। रुचि अपने सुहागरात में अपने पतिदेव के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद जब रुचि का पति आता है तो वो रुचि के बालों में गजरा लगाते हुए कहता है, आजकल सब लोग अपनी पत्नी के लिए सुहागरात में पता नहीं क्या क्या लाते हैं, लेकिन मेरा मानना तो अब भी यही है कि गजरे से अच्छा तोहफा कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, आप सही कह रहे हो। मैंने पहले कभी गजरे लगाए तो नहीं थे, लेकिन जब आप इतने प्यार से लाए हो तो मुझे भी बहुत पसंद आया आपका ये तोहफा। मुझे पता था तुम्हें गजरे बहुत पसंद आएंगे। वैसे तुम्हें हमारा कमरा कैसा लगा? सब ठीक ठाक ही है, लेकिन ये बेड थोड़ा पुराना नहीं है? मेरा मतलब कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब इस बेड की जान निकल जाएगी। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। ये बेड नहीं बल्कि पलंग है, वो भी मेरे पिताजी के समय का। तब के समय के सामान बहुत मजबूत हुआ करते थे इसलिए तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप कह रहे हो तो ठीक ही होगा। वैसे मेरे भाई ने जो बेड भिजवाया था वो भी कितना अच्छा था ना? क्यों ना हम उस बेड को यहाँ रख लें? ठीक तो था, लेकिन मुझे ना पुराने सामान ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसीलिए तो मैंने वो बेड तुम्हारे भैया को वापस कर दिया था। अब जब पसंद ही ना आए तो क्या फ़ायदा ऐसा सामान रखने का। रुचि को अपने पति के साथ पहली रात में ही बहुत अजीब लगने लगा था, क्योंकि देव की बातें रुचि को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। लेकिन फिर भी रुचि जैसे तैसे अपने घर में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। कुछ दिनों बाद वो रसोई में खाना बना रही होती है। तभी रुचि की सास सुजाता आती है और कहती है, बहू, मैं कल धनिया पुदीना लाई थी, तो एक काम कर, आज धनिया और पुदीने की अच्छी सी चटपटी चटनी बना दे। धनिया पुदीने की चटनी तो देव को भी बहुत पसंद है। ठीक है माँ जी, आज शाम को मैं दाल चावल के साथ बना दूंगी। हाँ, आज तो देव की ऑफिस की छुट्टी भी है ना, तो आज बस उसकी पसंद का ही खाना बनना चाहिए, उसे भी अच्छा लगेगा। रुचि अपनी सास की बात मान लेती है और धनिया पुदीना की चटनी बनाने जाती है कि तभी वो रसोई में हर तरफ मिक्सी ढूंढने लगती है। लेकिन जब उसे कहीं भी मिक्सी नहीं मिलती तो वो बाहर हॉल में अपनी सास के पास जाती है, जहाँ देव भी बैठा था। माँ जी, मिक्सी तो है ही नहीं, मैं चटनी कैसे बनाऊँ? अरे वाह, आज चटनी बनी है, मुझे बताया क्यों नहीं किसी ने? अरे अभी बनी नहीं है, आप इतना खुश मत हुइए। मिक्सी नहीं है, मैं चटनी कैसे बनाऊंगी? मिक्सी की क्या ज़रूरत है, सिलबट्टा है ना, उस पर बनाओ। सिलबट्टे पर चटनी बहुत स्वाद बनती है। लेकिन मैंने कभी सिलबट्टे पर चटनी नहीं बनाई और ना ही मुझे आती है। देखा, मैं कब से कह रही थी इसे कि एक मिक्सी ले लेते हैं, लेकिन नहीं, इसे तो सिलबट्टे की चटनी ही खानी है ना। अब देख, बहू को आती नहीं, वो बेचारी कैसे सिलबट्टे पर चटनी बनाएगी? माँ, आप तो बिना बात ही रुचि को ही बढ़ावा दे रही हो। अरे घर में सिलबट्टा है ना। और एक बात आप ही बताओ, जो स्वाद पुराने मसाले या पुराने तरीके से खाना बनाने में आता है वो बिगड़ नहीं जाएगा? जाओ रुचि, तुम सिलबट्टे पर चटनी बनाओ, वरना मुझे चटनी नहीं खानी। हाँ, पता नहीं कहाँ से मुझे इस पुराने पति के पल्ले बांध दिया है। अरे आज के समय में लोग आने वाले कल के बारे में सोचते हैं, ना कि बीते हुए कल के बारे में। रुचि धीरे धीरे अपने पुराने पति से परेशान होती जा रही थी, क्योंकि देव के घर में कोई भी ऐसा सामान नहीं था जो आज के समय का हो। हर चीज़ पुराने ज़माने की ही थी। और जब कभी रुचि कुछ नई चीज़, आज के ज़माने की चीज़ लाने को बोलती तो उसका पति फौरन मना कर देता था। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है।
कुछ दिनों के बाद रुचि की भाभी चारू अपने पति हेमंत के साथ आती है और रुचि के घर में सब कुछ पुराने समय का देखकर हंसने लगती है। अरे ननद जी, हमने तो सोचा था तुम्हें घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो अभी तक कुछ नया शुरू ही नहीं हुआ तो कमी कहाँ से ही होगी। भाभी अब मेरा मजाक बनाने आई हो? एक तो मैं खुद ही इस पुराने पति से परेशान हूँ, ऊपर से आप भी ऐसे हंस रही हो। माँ ने तो बोला था कि लड़की की सरकारी नौकरी है, घर भी बहुत बड़ा है, लेकिन इस बड़े घर में सब कुछ टूटा फूटा सदियों पुराना क्यों है? सामान तो फिर भी नए ज़माने का ही है, लेकिन मेरा पति तो पता नहीं कौन से ज़माने का आ गया है। अरे इतना पुराना पति है कि नया करने जाऊंगी तो खुद भी पुरानी ही हो जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं ननद जी, पति भले ही पुराना हो लेकिन है तो तुम्हारा ही ना, ठोक बजाकर नया कर लेना। रुचि की भाभी देव का बहुत मजाक बनाती है। रुचि भी अपने पति की तरफदारी नहीं कर पाती क्योंकि रुचि को भी अपने पुराने पति के बारे में अच्छे से पता था। कुछ दिनों बाद रुचि अपने पति के पास जाती है और कहती है, सुनिए ना, मैं क्या कह रही थी कि शादी के बाद आपने मुझे कहीं भी घुमाया नहीं, ना ही कोई पिक्चर दिखाने ले गए। क्यों ना आज हम दोनों कोई पिक्चर देखने चले? बस इतनी सी बात। अरे पिक्चर देखने इतनी दूर क्यों जाना है? तुम्हारे लिए तो मैं घर में ही सिनेमा हॉल बनवा दूँ। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझी नहीं। तुम यहीं रुको, मैं अच्छे से समझाता हूँ। इतना बोलकर देव एक बड़ा सा सफ़ेद पर्दा लगाता है और प्रोजेक्टर की मदद से उस पर्दे पर पुरानी पिक्चर लगा देता है। ये देखकर रुचि को बहुत गुस्सा आता है। मैंने सिनेमा हॉल बोला था, ना कि पुराने ज़माने का पर्दा। अरे आपको जैसे रहना है रहो ना, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे मन को तो मत मारा करो। अरे क्या हुआ? तुम इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्ही ने कहा था तुम्हें पिक्चर देखनी है, तभी तो मैंने तुम्हारे मन की करी, लेकिन तुम अब ये कह रही हो कि मैं तुम्हारा मन मारता हूँ। ये बात तो गलत है। इसे मन मारना ही कहते हैं। मुझे सिनेमा हॉल में देखनी थी पिक्चर, वो भी पॉपकॉर्न खाते हुए, लेकिन मैंने पुराने पति से कोई नई चीज़ की डिमांड भी कैसे कर ली? रुचि को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है। रुचि अब अपने पुराने पति से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए एक दिन तंग आकर अपने मायके आ जाती है। अरे ननद जी, आप यहाँ? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक होता तो मैं यहाँ मुंह लटका कर क्यों आती भला? कुछ ठीक नहीं है, तभी तो यहाँ आई हूँ मैं भाभी। क्या हुआ ननद जी? नंदोई जी से कोई बात हो गई है क्या? और अगर कोई बात हो गई है तो बुरा मत मानो, पति पत्नी में ये सब तो आम बात होती है। आम बात तो आम लोगों में होती है ना, नए और पुराने में तो नहीं होती। क्या मतलब है ननद जी आपका नए और पुराने से? अरे मेरी माँ और पिताजी ने ऐसा पुराना पति तलाशा है ना मेरे लिए, सच में ऐसे तंग करके रखता है कि मन करता है कि इसे सुधार दूं या मैं भी इसकी तरह पुरानी ही बन जाऊं। अब ननद जी सरकारी नौकरी वाला पति मिला है, कहीं ना कहीं तो आपको भी एडजस्ट करना ही होगा ना। सब कुछ आपको ही थोड़ी मिल सकता है। भाभी आप मजाक बना रही हो मेरे पुराने पति का। अरे उस दिन जब आप घर आई थी तो अपनी आंखों से अपनी ननद का पुराना पति देखा था ना, फिर भी आप ये कैसे कह सकती हो? अरे मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, पुराने पति को नया थोड़ी ना कर सकते आप। अरे दीदी, होने को तो इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, बस करने की हिम्मत होनी चाहिए। नन्नत जी आप टेंशन ना लो, अब आपकी भाभियाँ आपके पुराने पति को सीधा करेंगी। अपनी भाभी की बात सुनकर रुचि वापस अपने ससुराल चली जाती है और जैसे तैसे अपने पति के साथ एडजस्ट कर रही होती है कि तभी एक दिन उसकी भाभी नीतू पानी का घड़ा लेकर आती है और रुचि और देव को बुलाने लगती है। अरे ननद जी, नंदोई जी कहाँ हो? मैं यहाँ आप दोनों के लिए तोहफा लाई हूँ और आप हो के दिखाई नहीं दे रहे। अरे भाभी आप यहाँ आने से पहले बता दिया होता कि आप आने वाली हैं तो मैं इन्हें आपको लेने के लिए भेज देती। अकेले आई हो या भैया भी आए हैं? तुम्हारे भैया को मेरे लिए फुर्सत कहाँ, वो तो बस अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, भैया काम करते हैं तो क्या हुआ, भाभी जी अपनी ननद से टाइम टाइम पर मिलने आने का काम तो करती है। वैसे भाभी आपके हाथ में ये पानी का घड़ा क्या कर रहा है? अरे ये तो मैं तुम्हारे लिए और नंदोई जी के लिए ही लाई हूँ। हमारे लिए? लेकिन हमारे लिए क्यों? हमें इसका क्या काम हो सकता है भला? अब मैं अपनी ननद के घर पहली बार आ रही हूँ तो खाली हाथ कैसे आती, और ऊपर से हमारे नंदोई जी जो है पुराने, तो उनके लिए पुराना तोहफा तो लाना बनता है ना। देखा रुचि,
तुम्हारी भाभियों को भी मेरी पसंद नापसंद अच्छे से पता है। और एक तुम हो जो छोटी छोटी बातों पर मुंह बनाती रहती हो। नंदोई जी, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अब आप पुराने हो तो हो। मैं तो इतना भी बता सकती हूँ कि अब भी आप वो पुराना वाला जो नाड़े वाला कच्चा आता था ना, वही पहनते होंगे। रुचि, तुम्हारी भाभी को मेरे कच्चे के बारे में कैसे पता चला? और देखो तो कैसे मेरा मजाक बना रही है। कुछ बोलो ना तुम इन्हें। मैं क्या बोलूँ? आप हो ही पुराने पति, तो क्या कर सकती हूँ मैं? अब रुचि की भाभियाँ कुछ कुछ दिनों में आती और कुछ ऐसा अजीब सा ही पुराना सामान देव को देती जिससे देव को भी काफ़ी अजीब लगता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद चारू एक डिब्बे में मिट्टी और एक शैम्पू का डब्बा लेकर आती है। उस समय रुचि बाहर सब्जी लेने गई थी, इसलिए देव चारू से बातें करने लगता है। अरे भाभी, क्या बात है, लगता है आप दोनों भाभियों का मन नहीं लगता रुचि के बिना। तभी तो हर तीसरे दिन आप दोनों में से कोई ना कोई तो आ ही जाता है। अरे ऐसी बात नहीं है, रिश्तेदारों से तो थोड़ा बहुत बनाकर ही रखनी चाहिए ना, अच्छा रहता है। और ये बात तो आप भी अच्छे से जानते हो, पुराने पति जो हो कि अपनों के साथ बातचीत का रिश्ता बनाए रखना चाहिए। ये क्या लगाया हुआ है रुचि के भाभियों ने, पुराना पति पुराना पति। अरे रिश्ते और उम्र दोनों में ही छोटा हूँ मैं इनसे, लेकिन फिर भी पुराना पति बोल रही है। पता नहीं कहाँ से इन्हें मैं पुराना लगता हूँ। क्या हुआ नंदोई जी आपको? आप इतने शांत क्यों हो गए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही भाभी। वैसे नंदोई जी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि आपको वो चीज़ बहुत पसंद भी आने वाली है। आखिर मेरे ननद के पुराने पति की पसंद जो है। भाभी, वैसे मैं इतना भी पुराना पति नहीं हूँ जितना आप लोग मुझे कहते हो। अरे मुझे पता है, रुचि हमारी ननद आपको बहुत सुनाती है ना पुराना पति बोल बोल कर। तभी आप अब ये बोल रहे हैं कि आप इतने पुराने नहीं हो। लेकिन चिंता ना करो, मैं ननद जी को कुछ नहीं बताऊंगी। यहाँ तो कुछ बोलना ही बेकार है। अच्छा ये सब अब छोड़ो और ये देखो, मैं आपके लिए ना मिट्टी लाई हूँ। मैंने सुना है कि पुराने लोग मिट्टी से ही बाल धोया करते थे, और जैसे मैंने सुना तुरंत मुझे मेरे ननद के पुराने पति यानी कि आपकी याद आ गई, तो मैंने भी आपके लिए ये मिट्टी ले ली। नहीं भाभी, वैसे मैं शैम्पू से ही काम चला लेता हूँ। ये शैम्पू आप मुझे दे दो, मिट्टी नहीं इस्तेमाल करता हूँ मैं। अब आप मुझसे भी शर्माओगे क्या नंदोई जी? मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, पुराने नंदोई होने पर भी। और ये शैम्पू तो मैं ननद के लिए लाई हूँ। आप मेरा मन रखने के लिए शैम्पू से बाल मत धोना, हाँ, बल्कि अपनी खुशी के लिए मिट्टी से ही धोना। बार बार पुराना पति पुराना नंदोई सुन सुनकर देव को भी अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, इसलिए अब वो भी धीरे धीरे रुचि की बातों में हामी भरने लगता है। कुछ दिनों बाद नीतू चारपाई बनाने वाली रस्सी और चारू लालटेन लेकर आती है। नंदोई जी, नंदोई जी। अरे आप दोनों भाभियाँ यहाँ एक साथ आज? हाँ वो क्या है ना, हम दोनों कुछ दिन पहले घूमने गए थे। वहाँ ननद जी के लिए तो कुछ खास मिला नहीं, लेकिन ननद के पुराने पति के लिए बहुत अच्छी चीज़ मिली है, तो बस वही देने आ गए। इनके लिए अच्छी चीज़? वो क्या भाभी? हाँ, इनके लिए ना अच्छी चीज़ मिली है। अभी कुछ दिन पहले हम दोनों एक बहुत अच्छी जगह पर गए थे जहाँ बहुत पुराना पुराना सामान मिलता था, तो मैं वहाँ से आपके लिए चारपाई बनाने वाली रस्सी लाई हूँ। मुझे पता है आपको वैसे भी अच्छी नींद तो चारपाई पर ही आती होगी। नहीं नहीं भाभी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में पलंग है और मैं पलंग पर बहुत खुश हूँ, मुझे चारपाई की ज़रूरत नहीं है। अब शर्माओ भी मत, मैं इतने प्यार से लाई हूँ। नन्ना जी के डर से अब आप लेने से भी मना कर दोगे क्या? रख लो अब चुपचाप से। हाँ, चारपाई बनाने वाली रस्सी तो रखनी ही पड़ेगी, लेकिन मैं जो लालटेन लाई हूँ ना, वो भी आपको रखना पड़ेगा। पता है, पुराने लोग ना लालटेन की रोशनी से ही काम चलाते थे। बेचारे नंदोई जी पता नहीं कैसे रह रहे होंगे अब तक। रुचि, ये क्या है? तुम अपनी भाभियों को कुछ बोलोगी भी अब, या वो इसी तरह मेरा मजाक बनाती रहेंगी? मजाक आपने अपना खुद बनवाया है। अब सबको मौका दे दिया है तो बुरा क्यों लग रहा है आपको? नीतू, चलो अब तो रस्सी से चारपाई बनाना तुम्हें भी आता होगा, चलो फटाफट से चारपाई बनाओ। अरे बस भी करो, पुराना पति लगा रखा है। मैं कोई पुराना पति नहीं हूँ, नया ही हूँ, और जो थोड़ा बहुत पुराना था वो भी अब बिल्कुल नहीं रहा। रुचि, अपनी भाभियों को बोल दो मुझे पुराना पति ना कहे, और ना ही कोई पुराना सामान लाए मेरे लिए। देव गुस्से में ही सही, लेकिन वही बन जाता है जो रुचि को चाहिए था। दिव्या के माता पिता नहीं थे, उसका सिर्फ एक भाई था, अंकित। अंकित क्या है,
सारा दिन पढ़ते रहते हो, इतना भी पढ़ना ठीक नहीं होता। नहीं नहीं दीदी, बस ये आखिरी साल है, फिर तो जॉब लग जाएगी, अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, तो आगे आपके भविष्य को भी संवार पाऊंगा। दिव्या, जिसने सिर्फ अंकित के लिए अपना घर नहीं बसाया था, हमेशा परेशान रहती, हमेशा अंकित के बारे में ही सोचती रहती कि वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे रहेगा। अरे दिव्या, क्या कर रही है? बस चाची, अंकित की अलमारी ठीक करके हटी थी, अब उसके लिए खाना बनाने जा रही हूँ। सारा दिन अंकित के लिए सोचती रहती है। उसकी शादी करते, कम से कम जॉब लगते लगते उसकी बीवी आ जाएगी। साल भर में उसे अंकित के अनुसार ढाल देना, फिर आराम से तू भी शादी कर पाएगी, क्यों? दिव्या को चाची की बात सही लगती है। लेकिन दिव्या, सास के बिना ससुराल और ननद को सास मानकर उसकी बात मानने वाली लड़की पता नहीं मिलेगी भी या नहीं। चाची, अब उपाय आपने दिया है तो लड़की भी आप ही देखिए। कुछ दिनों बाद एक आदमी एक प्यारी सी लड़की के साथ दिव्या के घर आता है। जी बताइए, किससे मिलना है? बेटा, मैं पास के गांव से आया हूँ, तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ। वो मेरी बेटी शहर से पढ़ाई कर रही है, शादी के लिए तुम लड़की देख रही हो पता चला, तो शादी की बात करने चला आया। लेकिन ये तो पढ़ाई कर रही है ना, फिर शादी कैसे? आप उसकी चिंता न करें, मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। दिव्या अंकित को बुलाती है। अंकित को भी लड़की जच जाती है, वो शादी के लिए हाँ कर देता है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त ये है कि मेरी दीदी की पूरी इज्जत करने वाली लड़की से ही मैं शादी करूँगा। उन्होंने मुझे माता पिता का प्यार दिया, बल्कि अभी तक मेरे लिए उन्होंने अपना घर भी नहीं बसाया। लड़की अंकित की बात सुन रही होती है, उसे दिव्या अच्छी लगती है और वो अंकित की शर्त को हाँ कर देती है। अंकित की शादी शहर में पढ़ने वाली महिमा से हो जाती है। शादी के बाद, महिमा, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? कैसा खाना खाती हो तुम? क्योंकि अंकित को तो सादा खाना पसंद है, ज़्यादा मिर्च मसाला वो पसंद नहीं करता, और ना ही बाहर का खाना खाता है, उसे घर का खाना ही पसंद है। दीदी, लेकिन मैं तो बहुत स्पाइसी खाना खाती हूँ, मुझे गोलगप्पे और समोसे बहुत पसंद है। अंकित और दिव्या को महिमा की बात पर हंसी आ जाती है। पर मैं भी अब ये सब खाना छोड़ दूंगी दीदी, और आप जैसे बोलेंगी मैं वैसा ही करूँगी। अरे लेकिन भला मैं क्यों रोकूंगी तुम्हें? नहीं नहीं, तुमको जैसी ठीक लगे वैसे खाओ पियो। बस मैं तो अंकित के बारे में बता रही थी। महिमा घर के काम करती, फिर खुद की पढ़ाई करती, और वो घर के कामकाज को भी अच्छे से समझ रही थी। एक रोज़, महिमा, अंकित के पास शर्ट नहीं है, उसकी जॉब लगने ही वाली है, दफ्तर जाएगा तो रोज़ अच्छे अच्छे कपड़ों की ज़रूरत होगी, तो तुम मार्केट से कुछ कपड़े ले आओगी? महिमा बाज़ार जाती है। वो प्लेन अच्छी ऑफिशियल शर्ट्स लेकर आ जाती है। शाम को वो दिव्या और अंकित के सामने शर्ट्स रखती है। ओहो, ये क्या ले आई महिमा? महिमा दिव्या को चिल्लाते हुए देखकर डर जाती है। क्यों दीदी, अच्छी नहीं है? अच्छी तो है। अरे नहीं नहीं, ऐसी शर्ट्स अंकित नहीं पहनता। कितने सिंपल रंग है, सफ़ेद और ये हल्का नीला, हल्का पिंक। नहीं नहीं, अंकित ऐसे कपड़े नहीं पहनता। अंकित, तेरी शर्ट लेकर आ जो मैं तेरे लिए लेकर आती हूँ। अंकित अंदर जाकर चटक रंग वाली फूलों की प्रिंट वाली साथ ही गहरे रंग की पैंट्स भी ले आता है। वो दीदी ऐसे कपड़े लाती है महिमा। हाँ, पर ऑफिस में तो ये कपड़े ठीक नहीं लगेंगे। क्यों? ऑफिस में क्या चेहरा और पर्सनालिटी अलग हो जाती है? हाँ, मेरा भाई तो ऐसे ही कपड़े में अच्छा लगता है, कल जाकर बदलवा देना। लेकिन दीदी, ये कपड़े तो... क्या हो गया महिमा? तुझे पता है ना, मैंने अंकित को कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनाए। तो कल चेंज कराना, समझी? दिव्या अपना फरमान सुनाकर निकल जाती है, लेकिन महिमा अंकित की ओर देखती है। देखो, सच में ये बहुत अच्छे कपड़े हैं, डिसेंट लुक, लेकिन क्या करूं? कुछ नहीं, कल चेंज कराऊंगी। लेकिन ये बात नहीं होती। अरे ज़माने को भी देखना चाहिए, दीदी ने तो तुम्हें बच्चा बना कर रखा है। देखो महिमा, दीदी मेरे बारे में कभी गलत नहीं सोचेंगी, तो प्लीज़। महिमा को पहली बार दिव्या पर गुस्सा आता है। वहीं दिव्या कमरे में, हिम्मत तो देखो, अंकित को अपनी जागीर समझ रही है।
अब वो क्या पहनेगा, क्या खाएगा, कैसे दिखेगा, ये वो देखेगी। तो मैं क्या निकल जाऊँ इस घर से? अरे घर को मैंने संभाला है अब तक, बढ़िया ही। महिमा सारे कपड़े अलमारी में रख देती है। ऑफिस के पहले दिन अंकित दिव्या के रंग बिरंगी कपड़ों में तैयार होकर जाता है। जाते वक्त, ये टिफ़िन ब्रेक में खा लीजिएगा। आज पहला दिन है, पता नहीं खाने का वक्त मिले ना मिले तो रहने ही दो। अरे नहीं मिले तो ऐसे ही वापस ले आना, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन बस साथ रख लीजिए। दिव्या महिमा को देखती है कि कैसे वो अंकित के साथ जोर ज़बरदस्ती कर रही है। उससे गुस्सा आ जाता है। क्या बात है महिमा, जब वो मना कर रहा है तो क्यों उसके पीछे लगी रहती हो? नहीं ले जाएगा वो लंच, डिब्बा यहाँ दो। दिव्या महिमा के हाथ से टिफ़िन ले लेती है और अंकित का हाथ पकड़कर बाहर तक छोड़ आती है। अब घर में सिर्फ दिव्या और महिमा ही होते हैं। तुमने कपड़े वापस कर दिए? नहीं दीदी, वो क्या है ना, मैं वो कपड़े कभी कभी अंकित को पहनने को दूंगी। मैं भी तो बीवी हूँ, मेरे भी तो शौक है। शौक है तो पूरा करो, मैंने कब मना किया? लेकिन अंकित को बदलने की कोशिश मत करना, समझी? मैं बदल नहीं रही हूँ दीदी, बस बोल दिया तो बोल दिया। वैसे भी तुम्हें उसकी शर्त याद नहीं है? जैसे मैं बोलूँ वैसे ही करना होगा। महिमा घर में कलेश नहीं चाहती थी। वो दिव्या की बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। शाम को अंकित घर आता है और अरे कैसा रहा पहला दिन अंकित? पहला दिन हल्का फुल्का ही था दीदी, बस जल्दी से खाना लगा दो, भूख लग रही है। मैंने महिमा की बात नहीं मानी और खाना लेकर नहीं गया। पता है ऑफिस के आसपास क्या दूर दूर तक खाने को कुछ भी नहीं था। काश मैं टिफ़िन ले जाता। महिमा हाथ में गर्मा गर्म खाने की थाली लेकर आती है। जल्दी से चेंज कर लीजिए, मैं रोटी बना रही हूँ। महिमा थाली रखती है और दिव्या की ओर देखती है, जैसे आंखों से बोल रही हो कि देखा, मैंने सही कहा था ना, टिफ़िन ले जाने देती ना। क्या देख रही हो? हाँ, क्या हो गया? वो दीदी, मैं बोल रही थी आपका भी खाना लगा दूँ? हाँ लगा दे, और साथ अपनी भी प्लेट ले आना। मैं बाद में खा लूँगी दीदी, अभी आप लोग खा लीजिए। सभी खाना वाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह अंकित महिमा के दिए कपड़े पहने सामने आता है तो दिव्या का तो खून ही खौल जाता है। वो जैसे ही कुछ कहने जाती है, अरे चाची जी नमस्ते, आइए आइए। हाँ आएंगी वो, आज से नहीं, मेरी माँ के ज़माने से आ रही है इस घर में, तेरे बोलने से नहीं आएंगी वो। चाची जो कि उम्र दराज और तजुर्बे वाली थी, समझ जाती है कि घर में कुछ हुआ है। अरे दिव्या, जाकर ज़रा बाज़ार से दही तो ले आना। मैं नहीं जा पाऊँगी, अंकित से सोचा मंगा लूँ, लेकिन ये तो ऑफिस जा रहा है। अरे नहीं, क्या हो गया, मैं ले आता हूँ। अरे नहीं, मैं जाती हूँ। बैठो चाची, मैं दही लेकर आती हूँ। दिव्या दही लेने चली जाती है। तुम दोनों की समस्या मैं समझ सकती हूँ अंकित। महिमा आज की लड़की है, तेरी बीवी है, तुझसे उसे उम्मीदें हैं, लेकिन दिव्या के लिए तू बेटे जैसा है। वो आजकल गुस्से में रहने लगी है। मैं क्या बोलूँ चाची, दीदी के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मुझसे ही गलती हो जाती है। क्या गलती हो जाती है दीदी, थोड़ा तो समझे चाची, आप ही समझाइए। देखो, दिव्या की शादी के लिए सोचना होगा। अंकित कब तक महिमा दिव्या के पल्लू से ससुराल संभालेगी? क्यों? हाँ चाची, ये तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन दीदी से बात करने की हिम्मत नहीं होती। अरे वो मैं कर लूँगी, तुम दोनों बस तैयारी रखना। पर चाची, मैंने तो अभी नौकरी शुरू ही की है। आप चिंता ना करें, मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, फिर मेरे गहने वो किस काम आएंगे, दीदी को दे दीजिए। चाची महिमा को आशीर्वाद देती है कि तभी दिव्या आ जाती है। चाची दही, इसके लस्सी बनाकर पी लेना बेटा, बाकी शाम को कुछ मेहमान आएंगे। अंकित तो जल्दी आ जाना, और महिमा तू अपनी कोई अच्छी सी साड़ी दिव्या को पहनाकर तैयार रखना। दिव्या समझ जाती है। शाम को लड़के वाले आते हैं, दिव्या को पसंद करते हैं और जल्दी ही दिव्या अपने ससुराल की हो जाती है। साक्षी इतनी सुंदर है कि उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक है। साक्षी की 2 भाभियां हैं, रेखा और मीना। दोनों ही साक्षी की सुंदरता से बहुत जलती हैं। एक दिन उनके घर में पड़ोस की रहने वाली मालती आई। साक्षी, साक्षी कहाँ हो तुम? मालती की आवाज सुनकर रेखा बोलती है, मालती भाभी, इस घर में मैं और मीना भी रहते हैं, क्यों हमेशा तुम साक्षी का नाम लेते हुए ही आती हो?
रेखा क्या करूं, साक्षी है ही इतनी प्यारी, दिन में अगर एक बार उसे देखूं ना तो दिन नहीं बनता। वैसे है कहाँ वो? इतने में साक्षी वहां आकर कहती है, अरे मालती भाभी, यहाँ हूँ मैं। लो देख लो मेरा चेहरा, आपका दिन बन जाएगा ना। हर बार मैं ही तेरे घर आती हूँ, कभी तू भी मेरे घर आ जाया करना। मीना, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा बेटा अगर बड़ा होता ना तो मैं साक्षी से ही उसकी शादी करवाती। तो अब करवा दो ना, हमें कोई परेशानी नहीं है। आपका बेटा छोटा है, पहले साक्षी उसे पालेगी, वो बड़ा हो जाएगा तो वो साक्षी को पालेगा। मीना की बात सुनकर सभी हंसने लगे। मालती वहां से चली गई और साक्षी भी अपने कामों में लग गई। तभी मीना ने रेखा से कहा, रेखा, साक्षी में सबको क्या नजर आता है? फालतू में लोग इसकी तारीफ करते हैं। हाँ, आंखें देखिए इसकी, गाड़ी की हेडलाइट की तरह लगती है। पता नहीं लोगों को क्या पसंद आता है इसमें, हमारी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता, सब इसी का गुणगान करते रहते हैं। मीना, अब ना इस साक्षी की बच्ची को सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं करेगा। ठीक कह रही हो तुम, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। अब मीना और रेखा ने साक्षी को परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन साक्षी मार्केट जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसके कमरे में रेखा आई और उसका पर्स चुरा कर ले गई। साक्षी ने पर्स बहुत ढूंढा लेकिन उसे कहीं नहीं मिला, तो वो बिना पर्स के ही मार्केट चली गई। उसके जाने के बाद रेखा कहती है, मीना, इसे मार्केट जाना था, ये तो बिना पर्स के ही चली गई। हाँ, बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई, ये बिना पैसों की खरीदारी कैसे करेगी? अच्छा है ना बिना पर्स के चली गई। हाँ, मजा आएगा जब दुकान पर इसकी इंसल्ट होगी। थोड़ी देर बाद साक्षी हाथों में खूब सारा सामान लिए आ रही होती है। दोनों भाभियां उसे देखकर बहुत हैरान हो जाती हैं। मीना कहती है, रेखा, जो मैं देख रही हूँ क्या तू भी वही देख रही है? हाँ मीना, मैं भी वही देख रही हूँ। ये बिना पर्स के सामान कहाँ से ले आई? दाल में कुछ काला जरूर है। तुम रुको, मैं पूछती हूँ आखिर माजरा क्या है। रेखा साक्षी के पास जाकर पूछती है, साक्षी, मैं तुम्हारे कमरे की सफाई कर रही थी, मुझे तुम्हारा पर्स मिला। तुम बिना पर्स के मार्केट कैसे चली गई और इतना सारा सामान कैसे ले आई? भाभी, कैशलेस का जमाना है, आप इतना क्यों सोच रही हो? मेरा मोबाइल तो मेरे पास ही था ना, बस कर ली मैंने अपने फोन से शॉपिंग। साक्षी की बात सुनकर दोनों भाभियां अपना सा मुंह लेके रह गई। इसी तरह एक दिन साक्षी अपने लिए नया सूट लेकर आई। रेखा ने मौका पाकर उसकी चुन्नी जला दी। साक्षी को ये बात पता नहीं थी। अगले दिन साक्षी ने वही सूट पहन लिया। तभी मीना ने उससे पूछा, साक्षी, ये सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से खरीदा? ये सूट ना मैं कल ही लाई थी शॉपिंग मॉल से, लेकिन इसकी चुन्नी जल गई थी। मेरे पास इसी रंग की दूसरी चुन्नी रखी थी तो वही लगा ली। अच्छी लग रही है ना? ये तो पहली वाली चुन्नी से भी ज्यादा सुंदर लग रही है, और तुम भी। थैंक यू भाभी। साक्षी ये बोलकर वहां से चली जाती है। तभी मीना रेखा से कहती है, रेखा, ये क्या है? हम जो भी इसके साथ करते हैं उन सबसे परेशान होने की जगह ये तो नया नया रास्ता ढूंढ लेती है। अब क्या करना चाहिए हम इसका? ये बहुत टेढ़ी चीज है, इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। हमें कोई और ही रास्ता निकालना पड़ेगा। मीना और रेखा ये सोच ही रही थी कि साक्षी को परेशान कैसे किया जाए, तो उन्होंने एक रास्ता ढूंढ निकाला। उन दोनों ने सोचा कि जो उनके सामने साक्षी की तारीफ करेगा वो उसकी बुराई करना शुरू कर देगी, और उन दोनों ने ऐसा ही किया। एक दिन उनके घर पर मालती आई। अरे, तुम दोनों कैसे मुंह लटकाए बैठी हो? क्या हुआ? क्या बताए भाभी, हमारे घर को न जाने किसकी नजर लगी है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब बीमार पड़ रहे हैं सिवाय उस साक्षी के। अरे, ये तो अच्छी बात है ना कि साक्षी बीमार नहीं है, नहीं तो उसका खिलखिलाता हुआ चेहरा मैं देख ही नहीं पाती। आपको तो साक्षी के सामने किसी की परेशानी दिखाई ही नहीं देती। आपको पता है सब लोग बीमार हैं, फिर साक्षी बीमार क्यों नहीं है? अरे, तुम दोनों जलेबी की तरह गोल गोल बातें मत घुमाओ, साफ साफ बताओ बात क्या है। हमारी ननद साक्षी जादू टोना करती है। वो लगती तो नहीं ऐसी, बहुत ही सरल सीधी सादी दिखती है। रेखा, एक बात समझ में नहीं आ रही,
वो ये सब करेगी क्यों? मालती भाभी, सरल लोग ही सबसे ज्यादा जटिल होते हैं। वो क्या है ना, इसको लड़कों से मिलने का शौक है, अलग अलग लड़कों के साथ घूमती रहती है, इसलिए हम सब पर जादू करवाया है ताकि इसको मनमानी करने का मौका मिले। मालती ने ये बात सुनी तो हैरान रह गई। धीरे धीरे साक्षी की भाभीियों ने मिलकर उसे सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों में बदनाम कर दिया। अब हर जगह साक्षी की ही बातें होने लगी। एक दिन नितिन नाम का लड़का साक्षी को देखने आया। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी नितिन ने साक्षी से कहा, साक्षी जी, आप सच में है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। जब आपको शादी करनी ही नहीं थी तो आप मुझसे मिलने क्यों आए? क्योंकि आपके मोहल्ले में मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। पूरे मोहल्ले में बहुत चर्चित हैं आप। जादू टोना करना, लड़कों के साथ घूमना, ये आपका शौक है ना? ये क्या बकवास कर रहे हो आप? जाओ आप यहाँ से। नितिन वहां से चला जाता है। अब साक्षी को जो भी लड़का देखने आता उसे साक्षी के जादू टोने वाली बात पता चल जाती और वो शादी से मना कर देता। ये बात साक्षी की बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और वो अपनी भाभीियों को सबक सिखाने की ठान लेती है। एक दिन मालती भाभी के साथ पड़ोस की कुछ औरतें आती हैं। साक्षी, तेरी दोनों भाभियां कहाँ हैं? दोनों भाभी रेखा भाभी के कमरे में ही है। मालती और वो औरतें बेडरूम की तरफ जाने लगती है। तभी साक्षी मालती से कहती है, मालती भाभी, बेडरूम में जाने की जरूरत नहीं है, दरवाजा अंदर से बंद है और आप खोलने के लिए कहेंगी तभी भी वो दरवाजा नहीं खोलेंगी। क्यों? वो क्या है ना, रेखा भाभी और मीना भाभी शादी से पहले एक दूसरे को प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने मेरे भाइयों से शादी की ताकि उन्हें एक साथ रहने का मौका मिले और उनके मन में जो आए वो वही कर सके। मालती और सभी औरतें ये बात सुनकर हैरान हो गई। तभी मालती ने कहा, साक्षी, ये क्या बोल रही है तू? ऐसा कैसे हो सकता है? कलयुग है भाभी, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद साक्षी सभी औरतों को रेखा और मीना के कुछ फोटोज दिखाती है जो उसने चालाकी से खींच लिए थे। उन फोटो में ऐसा लग रहा था कि दोनों इंटीमेट है। साक्षी ने वो फोटो मोहल्ले की सभी औरतों को दे दिए। अब थोड़े ही दिनों में मीना और रेखा के चर्चे सारे मोहल्ले में होने लगे। उन दोनों की फोटो सभी जगह वायरल होने लगी। कुछ दिनों बाद मीना और रेखा के कानों तक भी ये बात पहुंच गई। रेखा, ये देखो मेरे फोन पर क्या आया है। हम दोनों के प्यार के अफसाने सोशल साइट्स पर घूम रहे हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? छी, तुम और मैं एक साथ, सोचने में भी अजीब लग रहा है। रेखा, जो मैं सोचने में अजीब लग रहा है वो सारी दुनिया सच मान रही है। पर ये सब हुआ कैसे? ये फोटो ली किसने? मुझे तो ये सब साक्षी की हरकत लग रही है, उसी ने सब कुछ किया है। दोनों भाभी इस बारे में साक्षी से बात करती है। साक्षी उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, आप दोनों ने मजबूर किया है मुझे। पहले तो आप दोनों सिर्फ मेरा सामान चुराती थी, मेरे कपड़े खराब करती थी, लेकिन मैंने आप दोनों से कभी कुछ नहीं कहा। बाद में आप दोनों इतना गिर गई कि मेरा कैरेक्टर भी खराब करने पर तुल गई। क्यों भाभी, क्यों किया आपने ऐसा? क्या मेरी सुंदरता इतनी चुभ गई आपको कि आप इस हद तक गिर गई? साक्षी की बात सुनकर दोनों भाभियां हैरान हो जाती हैं। वो उससे माफी मांगती हैं और धीरे धीरे सभी पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भी सच्चाई बता देती हैं कि साक्षी ना तो कोई जादू करती है और ना ही किसी लड़के के साथ उसका कोई चक्कर है।